Just 1 minute I need from your side just to set up this more effectively. लास्ट क्लास में हम लोग ने इसका सैंपल लीगल नोटिस पढ़ लिया था, आई सपोज, है ना। अच्छा, इसके बाद जो है डिलीवरी से हम शुरू करेंगे, है ना। तो मैं यहाँ से कंटेंट से शुरू कर देता हूँ। कुछ जो लास्ट क्लास में हम लोग जो बच्चे कह रहे हैं कि रिवाइज करने के लिए, वो भी रिवाइज हो जाएगा। आ जाओ भैया, आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दिल्ली 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 दिल्ली, आ जाओ। क्या क्या भाई दोस्त मेरे, मैं इसको स्क्रीन को सही से देख नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे सवालात तो आ रहे हैं बट आई एम नॉट एबल टू आंसर दोस क्वेश्चंस। लास्ट क्लास में वैसा करा दूंगा आपसे। आप मैनेजमेंट से बात कर लो, मैं मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं हूँ, तो आई एम नॉट द पर्सन टू आंसर योर क्वेश्चन। मिस्टर शाहीन अख्तर सर, बिल ड्राफ्टिंग का कोर्स भी हाँ, 1-2 क्लासेस होंगी बिल ड्राफ्टिंग की। ठीक है, चलो अब सवालात और जवाबात का सिलसिला हम रखेंगे क्लास के आखिर में। अब हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग दिल थाम के बैठिए, बहुत दिनों से हम लोग इंतजार कर रहे हैं इस पल का, आज फाइनली वो पल हमारे सामने है। तो अब एक हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं, कंटेंट्स ऑफ द लीगल नोटिस। एंड आई थिंक, आई सपोज एंड आई होप कि ये जो टॉपिक मैं शुरू करूंगा अभी, छोटा सा टॉपिक है, ये हमारी प्रीवियस क्लास को कवर करेगा, जो रिवाइज करने के लिए जो बच्चे कह रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग भी सिखाएंगे, सब कुछ सिखाएंगे। नीट की एग्जाम भी कराऊंगा मैं, आईआईटी भी कराऊंगा, जेई भी कराऊंगा, यूपीएससी भी कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा। ठीक है, बैठे रहो सब लोग। ठीक है, चलो जी। a legal notice is a formal communication sent by one party to another। ठीक है, ये बात तो हमें बिल्कुल मालूम है। एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, एक पार्टी को दूसरी पार्टी जो भेजती है। इट इज नॉट एन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। व्हाट इज एन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ओ बिड़ू कैसा है बिड़ू, मस्त, बिल्कुल मस्त, मस्त का मक्खन जैसा चल रहा है। दिस इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन विच यू हैव द कन्वर्सेशन विद योर फादर, विद योर मदर, विद योर फ्रेंड। You don't talk like this to your father, by the way. You have a level of lihaz and respect with your father, but when you talk with your yars and friends and buddies and bros, समझे, तो वहां पर you talk like this, you use this kind of language, ठीक है ना। So this is an informal communication. You cannot use this language in the formal communication or in the legal notice, as the case may be. Neither you can draft a plaint like this, और जज साहब मैं ये प्लेंट लिखना चाह रहा है, ऐसा भैया रिकॉर्डिंग है, ऐसे बार बार मत भेज देना इसको। ठीक है, मतलब देयर शुड बी अ फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है ना। तो it is a formal communication sent by one party to another, usually in the context of a dispute or disagreement। बिल्कुल यकीनी बात है, बिल्कुल बेशक बात है कि जब एक डिस्प्यूट या डिसएग्रीमेंट होगा तभी कोई पार्टी दूसरे पार्टी को लीगल नोटिस सर्व करेगी। अदरवाइज ऐसा तो नहीं कि उसके ख्वाब में आएगा कि आज सुबह मैं लीगल नोटिस भेजूंगा तो उसने लीगल नोटिस बनाया भेज दिया। अनलेस एंड अनटिल कोई डिस्प्यूट या डिसएग्रीमेंट हो और वो भी रेलेवेंट फैक्ट्स पे मौजूद हो, तभी वो चीज हो पाएगी। ठीक है, टिपिकली कंटेन्स डिटेल्स सच एज द नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर। इसमें सेंडर रिसीवर दोनों का नाम होता है, जो डिस्प्यूट है उसका डिस्क्रिप्शन होता है, और जो सेंडर यानी कि जो लीगल नोटिस भेजने वाला है वो क्या रिलीफ सीख कर रहा है सामने वाले से, उसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन होता है। ठीक है, इन एडिशन टू दीस एलिमेंट्स अ लीगल नोटिस में आल्सो कंटेन अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन सच एज द टाइमलाइन फॉर रिस्पांस। इसके अलावा उसमें ये भी बात लिखी होगी कि कितना टाइम है सामने वाले के पास रिस्पांस देने के लिए। ठीक है, अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करते तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, उसके क्या आउटकम्स होंगे, क्या रिजल्ट्स होंगे, और जो क्लेम सेंटर बना रहा है लीगल नोटिस में उसके क्या लीगल बेसिस है। ओके, it is very important to ensure that all the necessary information is included in the notice to avoid any ambiguity or confusion। मैं बार बार कह रहा हूँ, 2-3 चीजों पे मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ। एक तो वेकअप कॉल, वार्निंग कॉल। जब लीगल नोटिस का नाम है तो वेकअप कॉल, वार्निंग कॉल हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, और लीगल नोटिस की जो लैंग्वेज होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी एम्बिगुअस। व्हाट इज एम्बिगुअस? विच इज अनक्लियर, विच हैज मोर देन वन मीनिंग्स। ठीक है, मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप समझ कुछ रहे हो, दैट इज एम्बिगुइटी। ठीक है, उसमें कोई बात छुपी हुई भी है, कुछ बात खुली हुई भी है, जो बात खुली है उसके कई सारे मीनिंग निकल रहे हैं। तो इन अ वे इट शुड बी वेरी मच ऑब्जेक्टिव, इट शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, शुड नॉट बी सब्जेक्टिव। ठीक है ना, लाइक दिस। तो जैसे मैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस बता दूं कि मैं अगर दिल्ली जाने वाला हूं और दिल्ली जिस पॉइंट पे मैं हूं, मैं पॉइंट ए पे हूं, पॉइंट ए से दिल्ली जो है वो 50 किलोमीटर है। ठीक है, तो आई विल से कि दिल्ली इज 50 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम दिस प्लेस। ठीक है, दिस इज ऑब्जेक्टिव, यू नो द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द इशू कि 50 किलोमीटर मेरे को ट्रैवल करना है। बट अगर मैं ये बोल दूं कि हाँ दिल्ली जो है थोड़ी दूर पे है और थोड़ा सा किलोमीटर मेरे को जाना पड़ेगा, थोड़ा डिस्टेंस मेरे को ट्रैवल करना पड़ेगा, बट मैं वहां पर एग्जैक्ट
आपको फिगर नहीं बताऊं, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, तो दैट इज सब्जेक्टिव, ठीक है ना। इट मे बी 50 किलोमीटर, इट मे बी 60 किलोमीटर, इट मे बी 100 किलोमीटर। फॉर सम 5 किलोमीटर इज अ वेरी ह्यूज डिस्टेंस, फॉर सम 5 किलोमीटर इज नॉट अ ह्यूज डिस्टेंस, ठीक है ना। तो सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी में डिफरेंस समझो पहले, ठीक है ना। तो जो आपका लीगल नोटिस है, इट शुड बी वेरी मच ऑब्जेक्टिव, इट शुड बी क्लियर, कंसाइज, प्रिसाइज। आई थिंक आई एम क्लियर राइट एट दिस मोमेंट। रिवाइज वाला पार्ट जो था बच्चा जो कह रहा था वो हो गया, ठीक है। अब हम चालू करते हैं आज का टॉपिक, डिलीवरी कैसे होगी। तो एक तो डिलीवरी यानी कि वो आपने बॉलिंग कराई, काफी बेहतरीन डिलीवरी, मीडियम पेस पे लाइन लाइन का सही सहारा, कदमों का इस्तेमाल, एक तो ये डिलीवरी हो गई, ठीक है ना। दूसरी डिलीवरी वो जो अपने अपन लोग के घर पे वो गैस वाले आते हैं ना, वो डिलीवरी दे रहे, सिलेंडर की डिलीवरी दे रहे, तो वो डिलीवरी हो गई, ठीक है ना। हम यहाँ बात कर रहे हैं लीगल नोटिस की, तो लीगल नोटिस डिलीवरी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो डिलीवरी कैसे की जाएगी, तो बहुत सारे मेथड्स हैं डिलीवर करने के, जैसे कि बच्चे पूछ रहे थे, ईमेल के जरिए भेज सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। द बेस्ट सूटेड method, the best suited way to deliver your legal notice is through the registered post, ठीक है ना, if the address is known, ठीक है। but if in case if the receiver is absconding, ठीक है ना, and you have to serve the legal notice, तो आप उसको उसका दिएगा कोई भी एड्रेस होगा वहां पर भेजो, उसका बिजनेस प्रेमाइसिस का एड्रेस हो, उसका घर का एड्रेस हो, ठीक है ना। मैक्सिमम ये होगा कि वो रिसीव नहीं होगा, वापस आ जाएगा आपके पास, उसका व्हाट्सएप नंबर, उसका मेल आईडी, समथिंग यू शुड हैव, ठीक है, टू प्रूव दैट यू हैव ड्यूली सर्व्ड द लीगल नोटिस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है ना। कोर्ट ऑफ लॉ में दिखाने के लिए आपके पास एक प्रूफ, एक एविडेंस होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो बहुत सारे मेथड हैं लीगल नोटिस भेजने के, सबके अपने एडवांटेजेस हैं, सबके अपने डिसएडवांटेजेस हैं। एक सबसे कॉमन मेथड है रजिस्टर्ड पोस्ट का, जो कि प्रूफ ऑफ डिलीवरी आपको देता है, वो स्लिप या डॉकेट नंबर आपको देता है। हाउएवर इट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड मे नॉट बी सूटेबल फॉर अर्जेंट मैटर्स, ठीक है। कोई अर्जेंट मैटर है तो उसके लिए ये सूटेबल नहीं होता। अनदर मैटर इज ईमेल, which is fast and convenient, however it may not be considered as a valid method of service in certain circumstances, ठीक है ना। बहुत सारे circumstances में वैलिड मेथड नहीं माना जाता। पर्सनल डिलीवरी इज आल्सो एन ऑप्शन, मैंने समझता हूँ पढ़ा दिया था मैंने शायद, ठीक है ना। तो लेकिन जो है उसमें आप ये प्रूव नहीं कर पाओगे कि आपने डिलीवर कर दिया, ठीक है। अब हम बात शुरू करेंगे यहाँ से रिस्पॉन्स की। अब आपने तो आप लीगल नोटिस भेज दिया, ठीक है, बट अब सामने वाला को लीगल नोटिस मिला तो वो क्या करेगा, तो कुछ भी नहीं करेगा। वो लीगल नोटिस के पास आया, उससे उसके जो है वो ऐसे करके उसने पेपर फोल्ड करा, उसने उसका एरोप्लेन बनाया, उसने फूंक मारी, उड़ा दिया, ऐसा करेगा या बराबर पढ़ेगा उसको, पढ़ के फिर देखेगा कि मेरे को करना क्या है, तो बराबर पढ़ेगा, उसको खोलेगा, लिफाफा पढ़ेगा, खोलेगा, पढ़ेगा, देखेगा, समझेगा, अपने लॉयर से, अपने लीगल एक्सपर्ट से बात करेगा, अपने लीगल कंसल्टेंट से बात करेगा, जाके कहकर देखो भैया ये मेरे पास लीगल नोटिस है, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, ठीक है। कुछ लोग को जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, हाई लीगल नोटिस, हाई लीगल नोटिस, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सिंपल लीगल नोटिस है, समझो आया है तो क्या क्या रहा है लीगल नोटिस, ठीक है ना। हो सकता है सामने वाला ही गलत हो, देयर आर वेरियस इंस्टांसेस की सामने वाला ही गलत होता है, ठीक है। तो वेर लीगल नोटिस इज रिसीव, जब एक लीगल नोटिस एक व्यक्ति को रिसीव होता है, एक इंसान को रिसीव होता है, द रिसीवर हैज सेवरल ऑप्शंस फॉर रिस्पॉन्डिंग, रिसीवर के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं इसको रिस्पॉन्ड करने के। The first option is to respond to the notice by either accepting or rejecting the claims made in the notice. सबसे पहली बात तो ये होती है कि उसने जो क्लेम सामने वाले ने आपको भेजे, ये तो आप सिंपली एक्सेप्ट कर लो, हाँ जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो और मैं मानता हूँ अपनी गलती, हाँ मेरी गलती है, बट जो है अब इसका सोल्यूशन मैं आपको ये प्रपोज कर रहा हूँ, ठीक है। या सामने वाला आउटराइट उसको रिजेक्ट कर देगा सारे क्लेम, बिल्कुल पूरी तरीके से कि नहीं साहब आप गलत कह रहे हो, मैं नहीं मानता। इफ द रिसीवर एक्सेप्ट्स द क्लेम, अगर रिसीवर जो है वो क्लेम को एक्सेप्ट करता है, दे कैन प्रोसीड विद सेटलिंग द डिस्प्यूट आउट ऑफ द कोर्ट। अगर रिसीवर ये कहते हैं कि हाँ जी आप सही कह रहे हो, आप क्लेम सारे सही हैं, मगर मैं इस कारणवश ये चीज को पूरा नहीं कर पाया, इस वजह से मैं इस चीज को पूरा नहीं कर पाया, अब बताइए मेरे पास, मैं आपको प्रपोजल दे रहा हूँ इस इशू को, इस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए। कोर्ट के बाहर मिलते हैं, बैठ के बात करते हैं, सेटल करते हैं, ठीक है ना। तो इधर वो एक्सेप्ट करेगा या वो रिजेक्ट करेगा। दिस इन्वॉल्व्स नेगोशिएटिंग विद द सेंडर टू रीच टू अ म्यूचुअली एग्रीएबल सॉल्यूशन। आप दोनों बैठेंगे और एक म्यूचुअली एग्रीएबल सॉल्यूशन पे पहुंचेंगे विदाउट गोइंग टू द कोर्ट, कोर्ट जाने से पहले, जिसको हम आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट भी बोलते हैं। इफ द रिसीवर रिजेक्ट्स द क्लेम, अगर रिसीवर क्लेम को रिजेक्ट कर देगा, दे कैन चूज टू इग्नोर द नोटिस और रिस्पॉन्ड विद अ काउंटर नोटिस। तो या तो वो नोटिस का रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा, वो कहेगा ठीक है कोर्ट में मिलेंगे, या फिर वो एक काउंटर नोटिस आपको बना के भेजेगा, काउंटर क्लेम बना के भेजेगा कि नहीं जो तुमने कहा वो गलत है, अब जो मैं कह रहा हूँ उसमें तुम संज्ञान में लो, अपने कंसिडरेशन में लो, ठीक है ना। इग्नोरिंग द लीगल नोटिस इज नॉट रिकमेंडेड, लीगल नोटिस को इग्नोर करना जो है वो रिकमेंडेड नहीं है। और एज इट कैन लीड टू लीगल कंसिक्वेंसेस, जो तो ये जो है लीगल कंसिक्वेंसेस के आपको बहुत सारे इसके नताइज जो है, कानूनी नताइज जो है आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। द सेंटर में फाइल अ लॉसूट अगेंस्ट द रिसीवर, सेंटर जो है वो रिसीवर के अगेंस्ट एक लॉसूट फाइल कर सकता है, हमको मालूम है, व्हिच कैन रिजल्ट इन मॉनेटरी डैमेजेस और पेनल्टीज, पैसा भी जाएगा, वक्त भी जाएगा, एफर्ट भी जाएगा, टेंशन अलग होगी, ठीक है ना, ये सब चीजें होंगी। Responding with a counter notice is an option if the receiver believes that the claims made in the legal notice are unjustified, ठीक है। सामने वाला जो है, जो रिसीवर है, वो एक काउंटर क्लेम का नोटिस भी भेज सकता है अगर वो मानता है कि जो सामने वाले ने क्लेम किए हैं वो सारे अनजस्टिफाइड हैं और दे आर नॉट बेस्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ नेचुरल जस्टिस,
ठीक है ना, और उसके पास पूरे रेलेवेंट एविडेंसेस मौजूद हैं कि हाँ जी ये चीज गलत कह रही है, ठीक है। इन दिस केस द रिसीवर कैन प्रोवाइड एविडेंस टू सपोर्ट देयर पोजीशन। इस ऐसे कंडीशन में रिसीवर जो है वो अपने पास जो उसके एविडेंसेस हैं उसको सपोर्ट कर सकता है, अटैचमेंट दे सकता है लीगल काउंटर क्लेम लीगल नोटिस के साथ, ठीक है, और सेंटर को वो भेज सकता है, ठीक है जी। चलो, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है नोटिस को इग्नोर करने के? इग्नोरिंग अ लीगल नोटिस कैन हैव सीरियस लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत ज्यादा सीरियस लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इंक्लूडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ अ लॉसूट बीइंग फाइल्ड अगेंस्ट द रिसीवर। ठीक है साहब, बहुत अच्छी बात है कि लॉसूट फाइल हो जाएगा रिसीवर के खिलाफ, पैसा जाएगा, वक्त जाएगा, एनर्जी जाएगी, टेंशन होगी, मगजमारी होगी, लफड़ा होगा, मचमच होगा, समझे ना। तो ये जो अपना ये कोकोनट है ये हिल जाएगा पूरा, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। When a legal notice is ignored, it is often seen as sign of non-compliance, which can lead to legal action. कोर्ट भी कहेगा कि जी आपने क्यों उसको रिस्पॉन्स नहीं करा, और एक आपने नॉन कंप्लायंस करा है, एक लीगल क्या बोलना चाहिए डिस्कोर्स के पार्ट पे, तो लिहाजा वो कोर्ट पेनलाइज भी कर सकता है कई केसेस में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ टेनेंट इग्नोर्स अ लीगल नोटिस फ्रॉम देयर लैंडलॉर्ड रिगार्डिंग द अनपेड रेंट, अगर एक टेनेंट जो है वो लीगल नोटिस को इग्नोर कर दे जो उसके लैंडलॉर्ड की तरफ से उसको मिला है अनपेड रेंट की उस पे इन्हें डिमांड पे, the landlord may file a lawsuit against the tenant for a breach of contract. Breach of contract पे और for payment of dues पे landlord जो है केस फाइल कर सकता है। Similarly, if an individual ignores a legal notice from a creditor regarding an outstanding debt, इसी तरीके से अगर कोई बंदा जो है उसके क्रेडिटर होगा, उसने उसको लीगल नोटिस भेजा और उसके लीगल नोटिस को इग्नोर कर दे, ठीक है, तो जो क्रेडिटर है वो भी जो है लीगल एक्शन ले सकता है अपने डेट की रिकवरी के लिए, पेमेंट रिकवरी के लिए, ठीक है। अच्छा, इसका हम कंक्लूजन पढ़ेंगे, क्रक्स ऑफ द स्टोरी क्या है, 100 बात की एक बात क्या है। In conclusion, finally, legal notice is a crucial aspect of the legal system. हमने पढ़ लिया, बार बार कहने की जरूरत नहीं है। It serves as a formal communication, बहुत अच्छी बात है, दोनों पार्टीज में जो चाहते हैं कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करना। हमने डेफिनेशन पढ़ी, पर्पस पढ़ा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े लीगल नोटिस के, कब ड्राफ्ट करना चाहिए, कौन ड्राफ्ट करेगा, क्या कंटेंट्स होने चाहिए, क्या डिलीवरी मेथड्स होने चाहिए। हमने ये भी देखा कि रिसीवर के पास क्या क्या ऑप्शन है, और अगर रिसीवर उसको इग्नोर करता है तो उसके पास क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस उसको फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। हमेशा याद रखो कि लीगल नोटिस आपका टाइम, पैसा, एफर्ट सब बचा सकता है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। बेहतर यह है कि कोर्ट के बाहर बैठ करके आप अपने मैटर को सॉर्ट आउट कर लीजिए, क्योंकि एक बार कोर्ट में गया तो आपको मालूम है कि इंडियन कोर्ट्स के पास वो लोग अपनी फुल कैपेसिटी पे काम करते हैं, सल्यूट टू देम, बट दे डोंट हैव इनफ रिसोर्सेज कि वो सारे के सारे केसेस को डिस्पोज जल्द से जल्द कर सकें, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ जस्टिस एंड जजेस, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वहां पर है, ठीक है। तो ट्राई करिए कि कोर्ट पे अब ज्यादा बर्डन ना दे करके आउट ऑफ द कोर्ट अगर कोई मैटर सॉर्ट आउट होता है तो उसको सॉर्ट आउट कर लीजिए, ठीक है। और बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखो कि बातचीत से बड़े बड़े मसले दुनिया के सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपस के डिस्प्यूट तो बहुत छोटी चीज है, ठीक है। तो इसी के साथ हम इस फॉर्मेट को यहाँ खत्म करते हैं और मूव करते हैं दूसरे फॉर्मेट की तरफ। मैं 5 मिनट के लिए रुकूंगा, अगर किसी को कोई सवाल हो तो मुझसे प्लीज पूछ सकता है, ठीक। पीडीएफ आपको आज मिल जाएगी। पीडीएफ आपको आज मिल जाएगी भाई साहब, टेंशन की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ओके। बिल्कुल पक्का, 100% देगा मैं। रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी क्लास के बाद, आपके ग्रुप में आ जाएगी, ठीक है ना। यस, सिविल केस को फर्स्ट स्टेप, सिविल केस के लिए। आई थिंक आई हैव डन विद दिस। काउंटर नोटिस बेटा जब मैं वो पढ़ाऊंगा ना, रिस्पॉन्स पढ़ाऊंगा, तब मैं बताऊंगा काउंटर नोटिस कैसे फाइल करेंगे, ठीक है। तो मैंने अभी आपको जस्ट एक हिंट दिया है, अभी मैं पढ़ाऊंगा तो पूरा हम लोग डीरेल्ड हो जाएंगे अपने टॉपिक से, ठीक है। नहीं, आपने अगर इग्नोर कर दिया तो फिर वार्निंग क्यों होगी, फिर तो वो सीधा कोर्ट में जाएगा ना सामने वाला बंदा, सर इफ कैन वी फाइल लीगल नोटिस टू शॉपकीपर फॉर गिविंग गुड्स एक्सीडिंग एमआरपी। भेज सकते हो, बट सीधा आप कंज्यूमर कोर्ट में जाओ ना, कंज्यूमर फोरम को अप्रोच करो ना ऐसे केसेस में, तो ये चीज अलग होती है ना। अभी होता है कि हाँ फैमिली मैटर्स में सारों में नहीं होता, बट हाँ होता है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स वगैरह में, सेटलमेंट में, वसीयत वाले चीजों में होता है। नोटिस और नोटिस का रिप्लाई सेम फॉर्मेट है, तकरीबन तकरीबन सेम फॉर्मेट होता है। Sir, what happened if don't want to answer the counter notice because it's matter of urgency? Simply go and file a suit. Uh, there are way there are 3 ways to respond to notice: by accepting, by rejecting, or by carry out to the court
नहीं नहीं, देयर आर ओनली टू वेज, नॉट थ्री वेज, इधर यू एक्सेप्ट और यू रिजेक्ट, ठीक है। इफ यू एक्सेप्ट इट देन यू विल हैव टू गिव इन राइटिंग कि हाँ ठीक है मैं आपकी बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बट मैं अभी इस काबिल नहीं हूँ, इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं आपके डिमांड्स को पूरा कर सकूं, लिहाजा मैं एक आपको सामने से काउंटर ऑफर, काउंटर प्रपोजल दे रहा हूँ कि आप इस चीज को मान लो, और यू कैन रिजेक्ट, ठीक है, सिंपली यू कैन रिजेक्ट। द थर्ड वन विच आई टोल्ड यू इज के ऐसा कई बार होगा कि आपने कुछ एक नोटिस का इशू बना, कुछ इशू का आपने नोटिस बना करके भेजा, ठीक है, तो सामने वाले को मिला, सामने वाले ने उसको पढ़ा, वो कह रहा है कि ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है, लिहाजा उसने काउंटर क्लेम बना दिया कि भाई तूने जो मेरे को भेजा है तू गलत बात कह रहा है, असल बात ये थी और मैं तेरे को काउंटर क्लेम बना के भेज रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा करके होगा थर्ड जो इंस्टेंस मैं आपको बता रहा हूँ। व्हाट इज द गुड अमाउंट ऑफ डेज टू बी रिटन इन लीगल नोटिस टू लेट अदर पार्टी रिप्लाई टू इट? शुभम चावला, बेटा डिपेंड फ्रॉम केस टू केस। If the matter is very urgent, write 7 days. If it is okay, 15 days, or you can, if you can wait for a month, you can write 30 days. Okay. Again, that is very subjective. It's not objective. Whether petitioner should respond the counter notice, is it mandatory? If he wants to settle the dispute out of the court, then it is mandatory. What if a shopkeeper is selling expired products? What to do then? Collect the evidences, send it to the shopkeeper, एंड इफ ही एक्सेप्ट, बट यहाँ पर क्या मसला है ना, यहाँ पर सिर्फ आप लीगल नोटिस भेज करके कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यू आर नॉट ओनली द पार्टी एट द विक्टिम साइड, ठीक है ना, इट इज द जनरल पब्लिक एट लार्ज, तो यू नीड टू अप्रोच द कंज्यूमर फोरम, ठीक है। जहां पर आपको उसका मैटर हो, आपका इंटरेस्ट हो रहा हो तो आप कर सकते हो, बट वहां पर क्योंकि इंटरेस्ट पब्लिक एट लार्ज का है ना, तो इसलिए आपको वहां अप्रोच करना पड़ेगा। हो सकता है आप बच जाओगे, सामने वाला नहीं बच पाएगा। कैन वी सेंड लीगल नोटिस टू क्लेम डैमेजेस फॉर डेफेमेशन? बिल्कुल भेज सकते हैं। 499 आईपीसी वाला डेफेमेशन के केस में बिल्कुल भेज सकते हैं लीगल नोटिस में कोई सील और मोहर होती है जो लीगल प्रूफ कर सके, बताऊंगा जब फॉर्मेट पढ़ाऊंगा, जब इलस्ट्रेशन कराऊंगा। कैन वी प्रोसीड फॉर अ लॉसूट विदाउट सेंडिंग अ लीगल नोटिस? इफ द मैटर इज वेरी अर्जेंट यू कैन सेंड इट, ठीक है ना। सर ये कैसे पता लगेगा कि सामने वाली पार्टी को लीगल नोटिस डिलीवर हो चुका है? आपको डॉकेट नंबर मिलेगा, आपको एक रसीद मिलेगी, बिल्टी मिलेगी, जिसको बोलते हैं, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग चीज बोलते हैं उसको, तो वो आप नेट पे देख कर डालकर देख सकते हैं, उसको ट्रैक करके देख सकते हैं। नहीं हुआ तो वापस आ जाएगा आपके पास, इतना लंबा चौड़ा मैटर थोड़ी है, हफ्ते 10 दिन बाद वापस आ जाएगा आपको। सर लीगल नोटिस इज इशूड इन विच टाइप ऑफ केसेस यूजुअली, एंड डू वी हैव डिफरेंट टाइप्स रिलेटेड टू सिविल केसेस में होता है बाबू? सर There is a proper format for such. बिल्कुल है, फॉर्मेट है, आपको सब कुछ दिया जाएगा। If consumer forum is not good on that district, then what to do? You have to approach it through the consumer forum. If in case if it is a matter of life and or threat to life, ठीक है, तो आप एक PIL फाइल कर सकते हो उसके खिलाफ, हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हो, ठीक है ना। अगेन मैं ऐसे नहीं कहूंगा हर केस में, डिपेंड करेगा केस टू केस को। लीगल नोटिस भेजने को लीगल एक्शन लेना कहेंगे नहीं, या लीगल एक्शन का मतलब जब सूट फाइल होगा, जब सूट फाइल होगा तब लीगल एक्शन होगा। Whether regional language legal notice is considered in other state with different language, use English in that case because it is understandable by all, ठीक है ना। तो मैंने बोला ना कि सामने वाले को समझना चाहिए। Whether legal notice can be sent via email, if the person is not located through a registered post, if you don't have the address, if you have only the email ID, then you can send it, ठीक है, but there should be a proper reason why are you sending through email, ठीक है। What about task will be given, don't worry, legal notice का reasonable time क्या रहता है, depend from case to case। I think we are done with the questions, so let us proceed further. I will take the questions after the class. Thank you very much. So today is our next topic, format of a legal notice and practical illustrations. एक बहुत सिंपल सी अप्रोच है, आज हम पहले फॉर्मेट पढ़ते हैं फिर इलस्ट्रेशन समझते हैं, ठीक है जी। उससे पहले जो है वो मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ठीक है। तो डिस्क्लेमर क्या है? वो डिस्क्लेमर ये है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट बाजार जोखिम के अधीन है, कृपया ऑफर दस्तावेज को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ऐसा भी नहीं आया, नहीं आया समझ में। डिस्क्लेमर जिसको हिंदी में कहते हैं असुईकरण, असुईकरण, ठीक है, डिस्क्लेमर। यानी कि जो मैं इलस्ट्रेशन आज आपके सामने पढ़ूंगा, समझाऊंगा आज या नेक्स्ट क्लास में, तो उसमें जो भी हम नाम और जो किरदार, जो चरित्र हम उसमें हैं इन इलस्ट्रेशंस में, वो टोटली फिक्शनल है और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए उनका जो है यहाँ पर जिक्र किया गया है। अगर किसी रियल लाइफ कैरेक्टर से कोई रिलेवेंस किसी की मिलती है तो सिर्फ एक इत्तेफाक होगी, महज इत्तेफाक होगी, और उसको जो है आप गंभीरता के आधार पे उसको मत लें, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि किसी भी पर्सनल या प्राइवेट इन्फॉर्मेशन किसी इंडिविजुअल की जो है लीक ना हो, डिस्क्लोज ना हो, और ये नाम फिक्शनली रहे तो ज्यादा बेहतर है।
किसी एक्चुअल इंडिविजुअल से, लिविंग या डिसीज से अगर कुछ सिमिलरिटी आपको मिलती है तो बिल्कुल अनइंटेंशनल मानी जाएगी और इसके पीछे कोई इंटेंशन या डेलिबरेट पर्पस या रिप्रेजेंटेशन नहीं माना जाएगा। आई होप दिस डिस्क्लेमर इज क्लियर। ठीक है, चलो सर, बहुत बढ़िया, अच्छी बात। शुरू करते हैं। इन इंडिया में, भारत में, a legal notice is typically prepared and served in accordance with the requirements of the Code of Civil Procedure 1908। Majority of the cases, mostly cases में CPC के cases में legal notice जाता है। ठीक है, while there is no specific prescribed format for a legal notice, there is not a specific format। ठीक है, special format नहीं है किसी legal notice का। ठीक है, it generally includes the following elements। इसमें ये elements होने चाहिए। क्या क्या elements होने चाहिए? सबसे पहले एक heading होगी, सबसे ऊपर आप एक heading लिखोगे legal notice। ठीक है, ऐसा नहीं लिखोगे कि जो है वो कुछ भी लिख दिया आपने, जैसे कि गाने की चंद पंक्तियां जब तुम्हें देखता हूं तो मुझे एहसास होता है कि ये पेड़ क्यों लहलहाते हैं, यह हवा क्यों चलती है, झरना क्यों बहता है। ऐसे नहीं लिखोगे, मतलब ऊपर लिखोगे लीगल नोटिस। ठीक है, तो ऐसे उल्टी सीधी कोई बात मत लिख देना तुम लोग। ठीक है, तो पता चलना चाहिए सामने वालों को कि आया क्या, लीगल नोटिस आया, कोई गाने की कविता नहीं आई है। ठीक है, इसके बाद जो है बाबू अपना आप नाम लिखोगे, तो बीइंग एन एडवोकेट, क्योंकि आप एडवोकेट के तौर पे सामने वाले को भेजोगे अपने क्लाइंट के बिहाफ पे। ठीक है, तो सेंडर डिटेल मस्ट इंक्लूड योर लेटर हेड। ठीक है, आपका जो लेटर हेड में जो इन्फॉर्मेशन है वो सेंडर डिटेल्स में नॉर्मली आ जाएंगी। ठीक है, आपका उसमें लोगो, फर्म का नाम और आपका जो है वो लॉ चेंबर का नाम, आपका उसका एड्रेस, उसका ईमेल आईडी, उसका व्हाटएवर इट इज, सब चीजें आ जाएंगी वहां पर। ठीक है, इफ इन केस योर नेम डज नॉट अपीयर इन योर लेटर हेड, तो यू कैन राइट योर सेंडर एड्रेस बिलो द लेटर हेड। ठीक है, आई विल शो यू व्हेन आई विल टेक द इलस्ट्रेशंस। ठीक है, फॉर प्रैक्टिस। इसके बाद यू विल राइट रेसिपिएंट डिटेल्स। ठीक है, द असिस्टेंट कमिश्नर सेंट्रल जीएसटी, समझे, या द वो सॉरी मिस्टर एक्स वाई जेड। ठीक है, उनका पता लिख दो ऐसे करके, या टू जैसे करके लिखते ना, तो ऐसे करके रेसिपिएंट डिटेल्स उसमें आ जाएंगी। आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स बिकॉज डिटेल्स और में यही लिखा है कि उसका नाम होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए। तो मैं एक बार बता दिया मैंने, तो आप सब में समझ लो कि अप्लाइड इम्प्लाइड है वो चीज को। ठीक है ना, फिर आप उसके बाद सब्जेक्ट लिखोगे लीगल नोटिस फॉर रिकवरी ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूज। ठीक है, सिंपल एज दैट। फिर इंट्रोडक्शन लिखोगे कि जो है वो ऐसे ऐसे हमको मालूम चला और कि ये इशू है और इतना आउटस्टैंडिंग मामला है और ऐसा है वैसा है। 2 लाइनों में आप उसका इंट्रोडक्शन दोगे, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, कि सामने वाले को पता चल जाए बिना पूरा लेटर पढ़े कि ये लेटर एक्चुअली है क्या। उसका बैकग्राउंड वहीं से बनना शुरू हो जाए, उसके दिमाग में जो उसकी साइकोलॉजी है वहीं से डेवलप होना शुरू हो जाए। ठीक है, इसके बाद आप पूरे फैक्ट्स और बैकग्राउंड्स लिखोगे, पैरा नंबर 1, पैरा नंबर 2, पैरा नंबर 3, या बुलेट्स करके लिखोगे उसको कि ऐसा क्या क्या हुआ। पूरी क्रोनोलॉजी आप लेकर के आओगे कि उस डेट को ऐसा हुआ, फिर 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 ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। ठीक है ना, तो आप सारे पूरे फैक्ट्स और बैकग्राउंड पूरे लिखोगे उसमें कि तुमने क्या करा, मैंने क्या करा, मेरे क्लाइंट ने क्या करा, फिर उसने क्या करा, फिर तुमने क्या करवाया, फिर उसने क्या करवाया, फिर ऐसा हुआ वैसा हुआ। कोई अटैचमेंट अगर आपको लगानी है तो बैंक स्टेटमेंट में जोड़ रहा हूँ यहाँ पर, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट जोड़ रहा हूँ यहाँ पर, तुम्हारी एक्नॉलेजमेंट जोड़ रहा हूँ उस लेटर के साथ, ऐसा करके जो है वो प्लीज फाइंड अटैच करके लिख लेना नीचे। ठीक है, फिर कोई लीगल बेसिस अगर आपका होगा तो फैक्ट्स एंड बैकग्राउंड बेसिकली एक बार पढ़ देता हूँ। प्रोवाइडेड डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द फैक्ट्स सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू द इशुएंस ऑफ द नोटिस। ये डिस्प्यूट अराइज क्यों हुआ, इस डिस्प्यूट को अराइज होने के पीछे जो पूरी कहानी है आपको फैक्ट्स और बैकग्राउंड्स में लिखनी है। ठीक है जी, इंक्लूड रेलेवेंट डेट्स, इवेंट्स, अग्रीमेंट्स, जो जो आपके पास रेलेवेंट डेट्स हो, इवेंट्स हो, अग्रीमेंट्स हो, या कॉन्ट्रैक्ट हो, या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट हो जो जो आपकी मदद कर सके कि आप ये प्रूव कर सको कि डिस्प्यूट अराइज क्यों हुआ। ठीक है, दैट आर पर्टिनेंट टू द मैटर, जो मैटर से रिलेटेड हो। ठीक है ना, फिर लीगल बेसिस क्या है, जब आप पूरा कहानी बता दोगे उसको पूरी, फिर आप लीगल बेसिस पे आओगे। स्पेसिफाई द लीगल प्रोविजंस, लॉज और कॉन्ट्रैक्चुअल क्लॉजेस दैट सपोर्ट द क्लेम बीइंग मेड इन द नोटिस। ठीक है, आप इसके बाद अपने लीगल प्रोविजन बताओगे कि देखो जी तुमने डिस्प्यूट, तुम्हारी वजह से ये डिस्प्यूट अराइज हुआ। ठीक है, अब मेरे पास क्या क्या लीगल रेमेडी है, मैं क्या लीगल बेसिस बना रहा हूँ अपने लीगल रेमेडी को सीक करने के लिए तुमसे। ठीक है ना, तो उसमें जो जो आपके एग्रीमेंट में क्लॉजेस होंगे लिखे हुए, अगर कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसमें क्या क्या क्लॉजेस लिखे हुए, कोई किसी सर्टेन लॉ के तहत आप लोग जो है कोई जॉइंट वेंचर बनाया था आपने, या किसी सर्टेन लॉ के तहत अगर आप लोग का एसोसिएशन था, तो आप उस लॉ को जो है कोट करोगे वहां पर। नॉर्मली पार्टनरशिप डीड वाले में या पार्टनरशिप एक्ट वाले में चीज आप कर सकते हो। ठीक है ना, तो वहाँ रेलेवेंट सेक्शन, रेलेवेंट क्लॉज आप लेकर के आ सकते हो यहाँ पर। ठीक है ना, उल्टा सीधा कुछ मत लिखते ना, जो रेलेवेंट हो, जो आपको मालूम हो, बिल्कुल स्टडी करके वो आप लिख सकते हो। ठीक है ना, to specify the legal provision, laws and or contractual clauses that support the claim being made in the notice. This helps establish the legal foundation for the demand or grievances. ठीक है ना, तो जो आप डिमांड कर रहे हो उसको ये बेस बनाएगा, उसको सपोर्ट करेगा। फिर इसके बाद आप नीचे लिखोगे, जब आप लीगल बेसिस बना दोगे, फिर नीचे लिखोगे कि जी अब आपने चाहिए क्या। अब सीधी बात लिखोगे, भैया मेरे को इससे प्रॉब्लम हुई है और मेरे को रिलीफ चाहिए। तो रिलीफ क्या चाहिए आपको, आप उसमें लिखोगे क्लियरली स्टेट द रेमेडी और रिलीफ सॉर्ट फ्रॉम द रेसिपिएंट। आप रेसिपिएंट को बोलोगे कि भाई देख मैं तेरे से हूँ परेशान, मैं आज ही चाहती हूँ तुमसे, अब जो है तुम मेरी बात का निवारण करो, मेरी बात का सोल्यूशन दो कैसे भी करके।
फॉर इंस्टांस इफ इट इज अ डिमांड ऑफ फॉर पेमेंट की अगर कोई डिमांड है, मेंशन द अमाउंट ड्यू एंड द डेडलाइन फॉर पेमेंट। आप उसमें अमाउंट लिखो कितना अमाउंट आपका पेंडिंग है, 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, ठीक है ना, और कब तक पेमेंट आपको अब चाहिए हर हालत में। आप कोई लेना देना नहीं है, भैया मेरे को पेमेंट चाहिए, मेरे को नहीं मालूम, ठीक है ना। इफ इट परटेन्स टू अ लीगल डिस्प्यूट, अगर कोई लीगल डिस्प्यूट के बारे में, कोई इशू के बारे में आपकी कोई उससे डिस्प्यूट अराइज हुआ है, स्पेसिफाई द डिजायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन और रेजोल्यूशन। उसमें आप बिल्कुल क्लियर लिख दो कि भाई तेरा मेरा ये जो है वो डिस्प्यूट हो गया था, अब मेरे को इस पे ये सोल्यूशन चाहिए, मेरे को नहीं मालूम, कैसे भी करके दे, वो आसमान से ला के दे, जमीन खोल के दे, मेरे को नहीं मालूम, ठीक है ना। कंसिक्वेंसेस, हाईलाइट द कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस। आप लिखोगे कि अगर देख भाई तूने नॉन कंप्लाई करा, तूने तो इसका रिस्पांस नहीं करा, तूने एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजा मेरे को, या आप फिर सामने वाले को, इफ यू फेल टू रिस्पॉन्ड टू द नोटिस विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, 7 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, अगर तूने भाई मेरे को रिस्पॉन्स नहीं करा, तो दिस पे इंक्लूड लीगल एक्शन, मतलब दिस पे रिजल्ट इन इंक्लूडिंग लीगल एक्शन में तेरे खिलाफ ले लूंगा, एक प्रोसीडिंग में तेरे खिलाफ इनिशिएट कर दूंगा, कंप्लेंट फाइल कर दूंगा तेरे खिलाफ, और जो भी रेमेडी अवेलेबल होगी लॉ के अंडर पे सारी की सारी कर दूंगा, बिना किसी डिले के, बिना किसी शर्म हया के, ठीक है। शर्म हया के पर नहीं भाई, लीगल नोटिस पढ़ ले यार। अच्छा, मिनट में साथ दो, चैन नहीं है। फिर क्लोजर, साइन ऑफ द नोटिस। अब आप नीचे क्लोजर लिखोगे, थैंक यू फॉर योर अटेंशन, आई ट्रूली अप्रिशिएट योर अटेंशन टू द मैटर, ऐसे करके लिखोगे। साइन ऑफ द नोटिस विद सेंटर्स नेम डेजिग्नेशन, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल लिखोगे। इफ इट इज एसेंशियल टू प्रोवाइड अ मींस ऑफ कम्युनिकेशन फॉर फर्दर करस्पॉन्डेंस, अगर आप चाहते हो कि जी आपको वापस से वो एक्नॉलेजमेंट भेजे, कुछ काउंटर क्लेम भेजे, कोई एक्सेप्टेंस भेजे, तो नीचे अपना जो है वो कोई प्रॉपर एड्रेस लिख देना कि भाई all the further communication from your side shall be directed to such email, such WhatsApp number, such phone number या such address, ठीक है, ऐसा करके लिखोगे आप। फिर कोई इनक्लोजर, कोई अटैचमेंट्स अगर आपके पास होंगे, कोई रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास होंगे, तो आप उसको अटैच करोगे, उसमें नीचे लिख करके इनक्लोजर नंबर 1 2 3 4, उसके बाद आप उसके साथ लीगल नोटिस के साथ उसको अटैच करोगे, ठीक है ना, स्टेपल करोगे। अब सवाल ये है हमारे वकील साहबों से और वकील साहिबाओं से, मैं यहाँ स्टॉप कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए, कि फर्ज करो कि आपके पास एक क्लाइंट आया और बोला कि साहब ऐसे ऐसे मेरे पास, मुझे डिस्प्यूट हो गया था मेरे एक साहब के साथ, और मुझे उनको लीगल नोटिस भेजना है। आपने कहा ठीक है, मैं लीगल नोटिस तुमको भेज दूंगा, ठीक है साहब। अब आपने लीगल नोटिस करा ड्राफ्ट, आपने प्रिंट निकाला, साइन वाइन करा, मोहर लगाई, अपनी स्टैम्प करा उसको। अब आप मेरे को ये बताओ कि आप सामने वाले बंदे को ओरिजिनल कॉपी भेजोगे जो आपने प्रिंट निकाल के साइन करी है, या आप डुप्लीकेट कॉपी भेजोगे रिसीवर को? ये मेरा आप लोग से सवाल है। मैं 1 मिनट के लिए यहाँ रुकूंगा, मेरे को सवाल का जवाब चाहिए, मेरे को नहीं मालूम, मेरे को जवाब चाहिए, जवाब मांगता है मेरे को जवाब मांगता, सब लोग का जवाब मांगता, मेरे को सब लोग का जवाब मांगता। चलो जी, मेरे को मिल गया आंसर। इसके आंसर 2 ही हो सकते हैं, तो ओरिजिनल या डुप्लीकेट, तीसरा तो कोई आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो जिन लोगों ने कहा है डुप्लीकेट, उनका आंसर बिल्कुल सही है, और जिन लोगों ने कहा है ओरिजिनल, उन लोग को थोड़ा सा अपनी स्किल्स को और अपनी नॉलेज को और थोड़ा इनहांस करने की जरूरत है, ठीक है ना। डुप्लीकेट क्यों? क्योंकि जो ओरिजिनल कॉपी है वो प्राइमरी एविडेंस यूज होगी कोर्ट ऑफ लॉ में। भैया एविडेंस एक्ट पढ़ो जाके, एविडेंस एक्ट में क्या लिखा हुआ है, ओरिजिनल कॉपी हमेशा कोर्ट में जाएगी, कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगी एज प्राइमरी एविडेंस, ठीक है। और जो डुप्लीकेट कॉपी वो सेकेंडरी एविडेंस के तौर पे जाएगी। अगर आप ओरिजिनल कॉपी भेज दोगे सामने वाले को, तो आप कोर्ट में क्या प्रोड्यूस करोगे अगर कल को जो है वो आपको डिस्प्यूट अगर अराइज हो गया तो? क्या समझे बेटे लोग? समझ में आया ना? देखो नॉलेज बढ़ी, बड़ी ना नॉलेज, बहुत बढ़िया, इतना अच्छा पढ़ाते हैं यार सर, है ना। चलो जी, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, थैंक यू। अब इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अ लीगल नोटिस शुड बी ड्राफ्टेड विद प्रिसीजन एंड क्लैरिटी। बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए, बहुत ज्यादा प्रेसाइज होना चाहिए, प्रेफरेबली बाय अ लीगल प्रोफेशनल। तो लीगल प्रोफेशनल उसको ड्राफ्ट करे जिसके पास नॉलेज, एक्सपर्टीज और स्किल्स हो ड्राफ्टिंग की, और वो फवाज भाई से जो है पढ़ा हो, ठीक है, तभी तो उसके पास आएंगी। ऐसी स्किल्स और ड्राफ्टिंग करने की कहां से ऐसी जगह हो, और अंडर देयर गाइडेंस, ठीक है, उनकी गाइडेंस में आप उसको करोगे, फॉर्मेट कर, मतलब ड्राफ्टिंग करके भेजोगे। द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स में वेरी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द केस और सिचुएशन, केस टू केस, सिचुएशन टू सिचुएशन चीजें डिपेंड करती रहेंगी, वेरी करती रहेंगी। तो इट इज एडवाइजेबल टू सीक लीगल एडवाइस टू इंश्योर कंप्लायंस विद द रेलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस, ठीक है। तो जो रेलेवेंट लॉज और रेगुलेशंस है उसके तहत उनको, क्योंकि वकील साहब को, एडवोकेट साहब को बहुत सारी चीजें मालूम होती हैं जो कि नॉन वकील साहब को नहीं मालूम होगी, इसलिए बेहतर है कि टू अप्रोच देम टू टेक देयर गाइडेंस, ठीक है। और फीस जरूर दे देना, बिना फीस के कोई बात मत करना।
तो हाँ तुम लोग तो फीस लोगे ना, तुम दो को थोड़ी, फीस जरूर ले लेना, ठीक है। अब हम फॉर्मेट समझते हैं इसका, फॉर्मेट के बाद क्लास को पैकअप कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि इतना पढ़ना चाहिए जितना डाइजेस्ट हो सके। ओरिजिनल कॉपी अपने पास रखेंगे रिकॉर्ड में, प्रिया गुप्ता ओरिजिनल कॉपी अपने पास रिकॉर्ड में रखेंगे, ठीक है ना। कल को अगर खुदा ना खास्ता लॉ सूट फाइल करने का अगर नौबत आती है तो कोर्ट ऑफ लॉ पूछेगा ना आपसे कि भैया आपने भेजा था नहीं भेजा था, तो आप फिर उसके उस टाइम पे ओरिजिनल कॉपी दिखाओगे कि हाँ जी ये ऐसा है ना, ठीक है। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। फॉर्मेट क्या कहता है, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, सबसे पहले टाइटल हेडिंग, याद आया? आ गया सर, बिल्कुल सर याद आ गया, चलो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद सेंटर का नाम और उसकी डिटेल, सर हाँ हाँ बिल्कुल सर आपने कहा था, याद आ गया सर, बिल्कुल अच्छी बात है, ठीक है। फिर आप डेट को लिख रहे हो तो डेट लिखोगे ना, ये डेट लिखने वाली है, लीगल नोटिस जिस दिन लिखा जा रहा है, जिस दिन ड्राफ्ट हो रहा है, भेजने वाली डेट नहीं है। हो सकता है भेजो तुम कल को, आज ड्राफ्ट करो कल भेज दो, ठीक है ना। तो बहुत सा सवाल ये आता है कई बार क्लास में मुझसे पूछा गया सर डेट कौन सी आएगी, डेट जिस दिन तुम ड्राफ्ट कर रहे हो, ठीक है सर, हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। उसके बाद रेसिपिएंट का नेम, जो सामने वाला जो रिसीवर है उसका नाम, यहाँ पर उसका एड्रेस, उसका सिटी, पिन कोड वगैरह, ठीक है सर, बिल्कुल सही, याद आ गया सर। फिर सर आपने बताया था सब्जेक्ट, हाँ सब्जेक्ट लिखा था मैंने, देखो लीगल नोटिस फॉर ड्यू फॉर रिकवरी ऑफ द ड्यूज, ऐसा करके लिखोगे। इसके बाद फिर इसका सैल्यूटेशन मारोगे, डियर वट एवर द नेम इज, डियर मिस्टर खान, डियर मिस्टर शर्मा, डियर मिस्टर सिंह, वट एवर इट इज, ठीक है ना, ऐसा करके लिखोगे। फिर आप एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखो इशू का, मैंने बताया था ना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आएगा। I, Advocate Fawaz Arif, on behalf of my client, am writing to this legal notice to bring to your attention the following matter। जो एक नीचे का जो पूरा मैटर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ मैं, आपके नॉलेज में, आपके इल्म में ये चीज लाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ एक ब्रीफ और कंसाइज आप इसका एक बैकग्राउंड दोगे, ठीक है ना। फिर आप फैक्ट्स और बैकग्राउंड दोगे, पूरी कहानी बताओगे कि जी क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, ऐसा करके लिखोगे पूरी बात, ठीक है ना। एक्चुअली डिस्प्यूट आया क्यों, ठीक है, तो उसकी पूरी क्रोनोलॉजी, पूरी बैकग्राउंड, पूरी कहानी पूरी, ठीक है ना। फिर इसका लीगल बेसिस, आप जो अपने पॉइंट आपने रेस किया है उसको सपोर्ट करने के लिए आपके पास लीगल बेसिस है। तो कोई अग्रीमेंट हुआ होगा, कोई इनवॉइस की कॉपी होगी, कोई बैंक का स्टेटमेंट होगा, तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है साहब, कोई और आपका कोई एक्नॉलेजमेंट होगा, कोई रिसीट होगी, ठीक है, कुछ भी आपके पास जो कागज पत्थर होगा वो आप यहाँ पर लीगल बेसिस में लगाओगे, ठीक है। कोई लॉ अगर आपको सपोर्ट करता है, आपके क्लेम को सपोर्ट करता है, ठीक है। फिर इसके बाद रिलीफ शॉर्ट, सर आपने हाँ ये बताया था रिलीफ भी तो चाहिए उसको, हाँ हाँ रिलीफ भी तो चाहिए सर उसको, बिल्कुल सर आपने बताया था। तो सर रिलीफ में क्या, क्लियरली बिल्कुल सीधा बोलो कि मेरे को क्या रिलीफ चाहिए, क्लियरली स्टेट द स्पेसिफिक रिलीफ और रेमेडी यू आर सीकिंग फ्रॉम द रेसिपिएंट। भाई आपको रिलीफ क्या चाहिए, सच एज पेमेंट, रेक्टिफिकेशन और टर्मिनेशन ऑफ द एग्रीमेंट, या कुछ भी और। बी प्रिसाइज एंड इंक्लूड एनी रेलेवेंट डेडलाइंस और टाइमलाइंस। यहाँ तकल्लुफ मत कर देना, अरे नहीं नहीं साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अरे नहीं नहीं चलिए हो जाएगा, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, ना ना सर, बिल्कुल क्लियर तुमको चाहिए क्या वो चीज लिखो यहाँ पर, कोई तकल्लुफबाजी नहीं चलेगी यहाँ पर, ठीक है ना। तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो, फराज दोस्त नहीं होता रात मिलाने वाला, वाह वाह क्या कहने। फिर कंसिक्वेंसेस लिखोगे यहाँ पर, हाईलाइट द कंसिक्वेंसेस दैट मे अराइज फ्रॉम नॉन कंप्लायंस और फेलियर टू रिस्पॉन्ड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, ठीक है। दिस में इंक्लूड लीगल एक्शन और दी अदर रेमेडीज अवेलेबल अंडर द लॉ, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद आप क्लोजर लाइन लिखोगे, मैं आपसे दरखास्त करता हूं, दरखास्त फ्रॉम द एपिग्लॉटिस, आई हियरबाय रिक्वेस्ट यू टू टेक इमीडिएट एंड एप्रोप्रिएट एक्शन टू एड्रेस द मैटर मेंशन्ड अबव। फेलियर टू डू सो विद इन द स्पेसिफाइड रीजनेबल टाइम, 7 days, 15 days, 30 days, व्हाटएवर इट इज, फ्रॉम द रिसीट ऑफ दिस नोटिस, जिस दिन आपको ये नोटिस मिला, जिस दिन मैंने लिखा उस दिन नहीं, जिस दिन आपको मिला उस दिन से 30 दिन। वो डेट कहां से आएगी, वो डेट आपको ट्रैक जब करोगे तब से मिल जाएगी, इंटरनेट पे गूगल कर लेना, उसको मिल जाएगी आपको, ठीक है। From the date of receipt of this notice will leave me with no choice but to initiate legal proceeding without further notice। बिना किसी फर्दर इन्फॉर्मेशन के, फर्दर नोटिस के मैं आपके खिलाफ कोर्ट में एक्शन ले लूंगा, ठीक है। प्लीज ट्रीट दिस नोटिस एज एन अर्नेस्ट एफर्ट टू रिजॉल्व द इशू एमिकेबली बिफोर रिजॉर्टिंग टू लीगल रिकोर्स। बेहतर ये है कि हम लोग जो है बैठ करके इस पे बात कर ले और इस मैटर को जो है वो हम लोग जो है कर ले, सॉर्ट आउट कर ले, इससे पहले कि हम कोर्ट जा पाए, ठीक है ना। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप एक बहुत प्रॉम्प्ट और फेवरेबल रिस्पॉन्स दोगे अपनी साइड से। Thank you for your immediate attention to this matter. Yours sincerely, Advocate Fawaz Arif, your designation, whatever it is। अब illustrations रह गए हैं तो मैं उसको अगली क्लास में लूंगा, क्योंकि इतना आज समझता हूँ ज्यादा थ्योरी हो गई है, और अब फ्रेश उसको नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, और टास्क भी इसका नेक्स्ट क्लास में आपको दे देंगे, ठीक है। 2 illustrations है, पीडीएफ पहले क्लास आपको मिलेगा, उसमें जो आज हमने कवर करा वो भी उसमें शामिल है, तो आप लोग रिवाइज करिए। अगली क्लास शायद कल या परसों है, आप लोग के पास शेड्यूल है पूरा, उसमें देख लीजिएगा, जब भी क्लास होगी कल या परसों हम लोग मिलेंगे दोबारा से। और अब कोई सवालात आपके पास हो तो आप जो है मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, बेहिचक बिंदास हो गए बेधड़क पूछ सकते हैं। मैं कहाँ प्रैक्टिस करता हूँ, मैं प्रैक्टिस करता हूँ चेकोस्लोवाकिया में,
अरे भाई मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ यार सर। सिंस द कॉपी of suit is provided in the court, is this the same case with notice also? Because notice is an alarming call between two parties, it is shown। नहीं, आपसे जज साहब पूछेंगे कि आपने लीगल नोटिस भेजा था इस मैटर में, तो आप कहेंगे हाँ साहब मैंने लीगल नोटिस भेजा था। आप प्लेट के साथ लगा के दोगे, अटैचमेंट के तौर पे एफिडेविट फाइल करते हो ना, उसके साथ लगा के दोगे कि जी ये है इसकी ओरिजिनल कॉपी, ठीक है। पॉइंट पैराग्राफ एज यू लाइक, जैसा आप शूट करें, मेरी तरफ से बिल्कुल छूट है। हाँ जी, 30,000। सर इज देयर एनी स्टैम्प नीड टू फाइल फॉर एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी लीगल नोटिस? गवर्नमेंट अथॉरिटी, आप गवर्नमेंट अथॉरिटी हो? अगर हो आप पे लगाओगे बिल्कुल। अनुज शर्मा, यार ये मेरे हाथ में नहीं है, सॉरी, ये मैनेजमेंट के हाथ में है। फर्स्ट का रिप्लाई नहीं मिला तो सेकंड नोटिस भेज सकते हैं। नहीं, सेम नोटिस भेजोगे, ऐसा नहीं दूसरा नोटिस दूसरा भेजा, सेम नोटिस 3 बार सर्व करोगे, ठीक है ना। सर जब पहली नोटिस का रिप्लाई नहीं आया, ये तो हो गया सर। आप सर मुझे कोई सूट फाइल नहीं करना है, बट मेरा इशू लीगली ही सॉल्व हो सकता है, तो मैं क्या लीगल नोटिस भेज सकती हूँ? बिल्कुल भेज सकती हैं, अगर आपको लगता है कि लीगल नोटिस भेजने के बाद अगर आप इशू सॉर्ट आउट हो रहा है तो कर सकते हैं। बट बेहतर ये है कि आप वो मत करो, दो कॉपी वाला खेल मत करो, फिर प्राइमरी और सेकेंडरी वाला मसला खराब हो जाएगा, ठीक है ना। पीडीएफ मिल जाएगी आपको जी। अभी आप बताइए अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट? एविडेंस एक्ट पढ़ो, वहीं पर है प्रोविजन प्राइमरी एविडेंस सेकेंडरी एविडेंस का। मैंने एफिडेविट अभी पढ़ाया था, मैंने कहा अटैचमेंट जैसे एफिडेविट लगा दो, तो अटैचमेंट लगाओगे प्लेन के साथ। someone rent is due for example, then what to keep in mind? हाँ, उसको बोलो कि भाई तेरा इतना रेंट ड्यू है और तू जो है वो भेज इसको, ठीक है ना। सार्थक मंगला, मैं ये भी बताऊंगा नहीं, मैं बाद में सब कुछ खोल दूंगा लास्ट क्लास में, ठीक है, टेंशन मत लो अभी। अब वो अंजल आपको समझ में आएगा, हल्के हल्के समझ में आएगा, ठीक है ना। सर If there is a legal notice for recovery of due money from, हेलो सर। जी बोलिए। सर हम अगर एक बार नोटिस भेज देते हैं, हाँ बट सामने हाँ, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। सामने वाली पार्टी डिनाई कर दे कि नोटिस मिले। हेलो, आवाज क्लियर नहीं है आपकी। एम आई ऑडिबल सर? यू प्लीज टाइप इट इन द मैसेज बॉक्स प्लीज। What other things are there to include which would impact the other party? शुभम चावला, आप एसओए होता है एक चीज, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स लेजर होते हैं एक चीज को, तो आप अकाउंटेंट से लेकर के वो सारी चीजें अटैचमेंट कर सकते हैं, बैंक ट्रांजेक्शंस लगा सकते हैं, कैसे कितना पेमेंट आ गया कितना पेमेंट नहीं आया, ये सारे आपके एविडेंस के तौर पे यूज होंगे इसमें, ठीक है ना। हाँ, सेकेंडरी एविडेंस अलाउ होता है इन एब्सेंस ऑफ प्राइमरी एविडेंस, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता, बट बेहतर है कि प्राइमरी एविडेंस के तौर पर उसको यूज करा जाए, ठीक है। डुप्लीकेट ओरिजिनल, जब लीगल नोटिस आप निकालोगे प्रिंटर से, उसको साइन स्टैम्प करोगे, तो ओरिजिनल कॉपी अपने पास रखोगे, उसकी जेरोक्स कॉपी करोगे, जेरोक्स कॉपी एज ए लीगल नोटिस सामने वाले को भेजोगे, ये मैंने बताया था आपको, ठीक है। चलो जी, पैकअप करते हैं। चलो जी, थैंक यू वेरी मच, पैकअप करते हैं, ठीक है। मिलते हैं कल या परसों जब भी क्लास होगी, आपके पास तो कैलेंडर मौजूद है, मैं एक बार देख करके बता दूंगा, ठीक।